हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर पृथ्वी पटेल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फास्फोरस का इवोल्यूशन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फास्फोरस की जो बेसिक पर्सनालिटी होती है वो कैसी होती है। अगर फ्रेंड्स आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो आप जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है, तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखेंगे कि जो फास्फोरस की जो पैथोलॉजी है वो सुपरफिशियल से कैसे दिख जाती है, कैसे फास्फोरस की जो पैथोलॉजी है वो इवोल्व। बेसिकली जो हमारी बॉडी में 3 लेवल होते हैं, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल और मेंटल लेवल। फ्रेंड्स, हमारे जो वाइटल फोर्स है वो ट्राई करता है कि डिजीज को पेरिफेरी रखे, राइट। तो हमारा जो आउटर लेयर है वो है फिजिकल लेवल, उसके बाद इमोशनल लेवल आता है, उसके बाद मेंटल लेवल आता है। तो मेंटल लेवल हमारा डीप लेयर है, राइट, वो सबसे कोर है, वो सबसे सेंटर है और सबसे डीप लेवल होता है। और जो पेरिफेरी में रहता है वो है फिजिकल लेवल। तो वाइटल फोर्स ट्राई करता है कि जो भी डिजीज कंडीशन है वो फिजिकल पे रहे, राइट। बट फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारी जो पैथोलॉजी होती है वो डीप चली जाती है, तो फिजिकल से इमोशनल और इमोशनल से मेंटल तरफ जाती है। तो फ्रेंड्स, फास्फोरस में भी कुछ ऐसा होता है कि उसकी जो पैथोलॉजी होती है, उसका जो डिजीज होता है वो फिजिकल से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे पैथोलॉजी इवॉल्व होती जाती है, जैसे जैसे डिजीज बढ़ता जाता है, डीप होता चला जाता है, वैसे इमोशन और मेंटल लेवल पे अफेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, स्टेज 1 हम देखते हैं कि फास्फोरस में स्टेज 1 में कैसी पैथोलॉजी होती है। तो स्टेज 1 में फास्फोरस में बहुत ज्यादा फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी का जो वाइटल फोर्स है वो ट्राई करता है कि डिजीज को जितना बड़े उसका पेरिफेरी पे रखे, क्योंकि उससे जो इनर पार्ट है हमारा वो सेफ रहता है, राइट। तो फिजिकल सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। कौन से फिजिकल सिम्टम? फ्रेंड्स, हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि फास्फोरस के जो बेसिक जनरल सिम्टम होते हैं, लाइक डिजायर फॉर आइस कोल्ड वाटर, राइट। ऐसे जितने भी डिजायर फॉर सॉल्ट, जो भी फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो इवोल्यूट होते हैं। क्यों? ड्यू टू द डिजीज। ऑर्गेनिज्म में जितने फिजिकल सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो उतने उसके प्रोपोर्शनेट में इमोशनल और मेंटल सिम्टम्स कम होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वाइटल फोर्स ट्राई करता है कि डिजीज को पेरिफेरी रखे। तो जब भी फिजिकल सिम्टम्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं तब मेंटल और इमोशनल सिम्टम्स कम देखने को मिलता है, राइट। उसको कहते हैं कि पेरिफेरी में डिजीज है अभी, तो ऑर्गेनिज्म अच्छी कंडीशन में है, ऑर्गेनिज्म इज अ गुड शेप, राइट। तो और जब फिजिकल सिम्टम्स कम होते हैं तब धीरे धीरे इमोशनल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स बढ़ते हैं। तो वो बताता है कि डिजीज डीप जा रहा है, वो बताता है कि ऑर्गेनिज्म की जो कंडीशन है वो वर्स्ट होती जा रही है, राइट। तो स्टेज 1 में फास्फोरस में बहुत ज्यादा फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो उसके कीनोट सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे पैथोलॉजी डीप होती जाती है, तो स्टेज 2 पे एंजाइटी और फियर प्रोमिनेंट रहता है फास्फोरस में। ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है एंजाइटी फास्फोरस में। एंजाइटी किस लिए? एंजाइटी फॉर द फ्रेंड्स और इवन फ्रेंड्स स्ट्रेंजर के लिए भी फास्फोरस में एंजाइटी रहती है, राइट। क्योंकि आपको पता है कि फास्फोरस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपैथेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। उसको जो भी फीलिंग रहती है वो फ्रेंड्स के साथ तो है ही, बट इवन स्ट्रेंजर के साथ भी इतनी ज्यादा फीलिंग्स, और मैं जैसे आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बहुत ही ज्यादा डिफ्यूजन वाला उसका नेचर रहता है, राइट। एंजाइटी तो हम सबको होती है, बट फास्फोरस में क्यों इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट है? बिकॉज जो फास्फोरस में एंजाइटी रहती है वो पैथोलॉजिकल होती है। रेपर्टरी में देखने को मिलते हैं हमको रूब्रिक लाइक एंजाइटी, एंगर, जेलसी, राइट। तो वो नॉर्मल इमोशंस है, वो साइकोलॉजिकल हमारे नॉर्मल इमोशंस रहते हैं, नॉर्मल फीलिंग्स रहती है, बट वो उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, तब उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल, राइट। जो रेपर्टरी में मेंशन है वो पैथोलॉजिकल एंजाइटी मेंशन है, राइट। तो जो अगर पेशेंट पे हमको देखने को मिलता है कि उसकी एंजाइटी बहुत ज्यादा है, ऐसी जगह पे है जहां पे एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसको हम पैथोलॉजिकल बोलते हैं। पैथोलॉजिकल डिग्री ऑफ एंजाइटी रहती है, और जिसकी वजह से पेशेंट की जो एनर्जी है उसकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, डेसिपेटिंग द एनर्जी ऑफ द पेशेंट। इतनी ज्यादा एंजाइटी रहती है कि जो पेशेंट की एनर्जी है वो पूरी तरह से ले लेती है। तब एंजाइटी रहती है कि जो
पेशेंट की जो एनर्जी है वो पूरी तरह से उसको अफेक्ट करती है, उसको खत्म करती है, राइट। नेक्स्ट इज द एंजाइटी अबाउट द हेल्थ। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है फॉस्फोरस में, उसमें बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है अपने हेल्थ को लेकर। अगर फॉस्फोरस के पेशेंट को पता चला कि इस पर्सन को ये डिजीज हो गया है, राइट, तो वो सोचने लगेगा कि मेरे को भी ये डिजीज हो सकता है, तो वो तुरंत फिजिशियन के पास चला जाएगा और फिजिशियन से पूछेगा कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये सिम्टम्स है, कहीं मेरे को ये डिजीज तो नहीं हो गया है, राइट। तो फिजिशियन बताएंगे कि नहीं नहीं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके जो भी टेस्ट है वो नॉर्मल है, राइट। तो ऐसे फ्यू एश्योरिंग वर्ड्स देके फिजिशियन तो पेशेंट शांत हो जाएगा, पूरी तरह से काम और कंपोज हो जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स, उसकी जो एंजाइटी है स्टेज 2 पे वो मैनेजेबल एंजाइटी है, बहुत ज्यादा माइल्ड एंजाइटी, राइट। Anxiety mild ameliorated by the few assuring words by physician or by the refreshed sleep। जो एंजाइटी है वो मैनेजेबल है, माइल्ड है, राइट, इतनी ज्यादा सीवियर नहीं कि वो अनमैनेजेबल हो जाए, राइट। तो ये स्टेज 2 पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट कौन सी एंजाइटी देखने को मिलती है? तो फियर्स अबाउट द डार्कनेस, फियर्स ऑफ बीइंग अलोन, फियर्स ऑफ थंडरस्टॉर्म, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है फॉस्फोरस में। फियर्स ऑफ ट्विलाइट, फियर ऑफ बीइंग अलोन, इसीलिए फॉस्फोरस को डिजायर फॉर कंपनी रहता है, राइट। तो ये दोनों चीज फॉस्फोरस में देखने को मिलती है कि डिजायर फॉर कंपनी और फियर ऑफ बीइंग अलोन, राइट। तो ये स्टेज 2 है। स्टेज 1 में जो हमने देखा था वो फॉस्फोरस का जो फिजिकल सिम्टम, फिजिकल प्लेन है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है, मेंटल इमोशनल इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहते हैं। स्टेज 2 पे पर्सन की जो पैथोलॉजी वो डीप होती है और जो इमोशनल लेवल पे जो एंजाइटी और फियर है वो बढ़ता है, बट मैनेजेबल है, माइल्ड है, राइट। अब हम चलेंगे स्टेज 3 पे। स्टेज 3 पे भी एंजाइटी और फियर देखने को मिलता है, पर बहुत ज्यादा सीवियर देखने को मिलता है, वो इजीली मैनेजेबल नहीं है। जिससे स्टेज 2 पे हमने देखा था कि एंजाइटी विच इज मैनेजेबल बाय रिफ्रेश स्लीप और फ्यू एश्योरिंग वर्ड्स बाय फिजिशियन। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे इतनी ज्यादा एंजाइटी और फियर रहता है पेशेंट को कि वो अनमैनेजेबल है, बहुत ज्यादा उसको तकलीफ होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर में चले जाता है। एंजाइटी एंड फियर्स व्हिच इज ओवरवेल्म, वो पेशेंट का पूरा माइंड ऑक्यूपाई कर देता है, पेशेंट वो कुछ कंसंट्रेट नहीं कर पाता, राइट। एंजाइटी और फियर व्हिच इज ओवरवेल्म ऑक्यूपाई मोर द अटेंशन एंड एनर्जी ऑफ द पेशेंट, बहुत ज्यादा उसका अटेंशन और एनर्जी ऑक्यूपाई कर देता है। फाइंड डिफिकल्ट टू रिलैक्स, यहाँ पे कैसे होता है कि अगर पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, वो फिजिशियन के पास चला गया, फिजिशियन ने बोल दिया कि आपको कुछ नहीं है, आप कंप्लीटली हेल्दी है, तो विच इज ओके, एंजाइटी चली गई। बट यहाँ पे डिफिकल्ट टू फील रिलैक्स, राइट, बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है। इवन एंजाइटी लीड्स टू द हाइपोवेंटिलेशन, उसको ब्रेथलेस हो जाएगी, उसके जो पीएच है वो अल्टर हो जाएगी ड्यू टू हाइपोवेंटिलेशन, उसका ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाएगा, राइट। कंटिन्यूअस एंजाइटी रहती है, कंटिन्यूअस, और इंटेंसिटी भी उसकी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी का मीनिंग होता है कि उसका कोई कॉज नहीं है, द एंजाइटी व्हिच इज अकर ड्यू टू विदाउट एनी कॉज, राइट, ऐसे एंजाइटी रहती है। पेशेंट को खुद को भी नहीं पता कि मुझे क्यों एंजाइटी होती है, राइट, विदाउट एनी कॉज। fear which is increased, especially the fear of cancer or fear of death, right, ये बहुत ज्यादा prominent है, fear of death and fear of cancer। लेटर स्टेज में देखने को मिलता है फॉस्फोरस में। एंटीसिपेटरी एंजाइटी होती है, कुछ चीज करना है या कुछ चीज होने वाली है, ऐसा उसका एंटीसिपेशन होता है और उसकी वजह से उसको फियर और एंजाइटी रहती है। पेशेंट एंजाइटी डिसऑर्डर में चला जाता है, पैनिक अटैक आते हैं, पैनिक अटैक आता है तब पेशेंट इतना ज्यादा नर्वस और एंजाइटी वाला फील करता है कि इसको ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, राइट। फील्स he is dying, especially when alone, जब भी अकेला होता है तो उसको लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे साथ अब कोई नहीं है, राइट, तब उसको बहुत ज्यादा डिजायर फॉर कंपनी रहता है, राइट। This leads to the पैनिक अटैक, लीड्स टू द हाइपोवेंटिलेशन, ब्रेथलेसनेस, बहुत ज्यादा एक्साइटेबिलिटी, पाल्पिटेशन रहता है और इट्स डिजायर नीड फॉर द कंपनी, राइट। और कोई भी उसके आजू बाजू को भी पर्सन देखने को मिलेगा तो वो उसके साथ बात करने की कोशिश करेगा, उसके साथ टॉक करेगा, कोई भी टॉक करेगा, बस उसको कोई पर्सन चाहिए, राइट। क्योंकि जब भी वो अलोन रहता है तो उसको जो एंजाइटी अटैक है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पैनिक अटैक आते हैं, इसलिए उसको कांस्टेंट डिजायर फॉर नीड रहता है, कांस्टेंट डिजायर फॉर कंपनी रहता है, राइट। फ्रेंड्स, ये आर्सेनिक में भी देखने को मिलता है कि
fear of death, fear of cancer और desire for company. But friends, arsenic specially और even इसमें ये भी prominent है कि anxiety about the health, वो arsenic में भी बहुत ज़्यादा prominent है. But arsenic specially जो talk करेगा कोई person से वो हेल्थ के रिलेटेड में करेगा, बट फॉस्फोरस को तो कोई भी चाहिए और कोई भी सब्जेक्ट पे वो बात करेगा, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर हेल्थ पे बात करेगा. आर्सेनिक तो कोई भी, आर्सेनिक स्पेसिफिकली हेल्थ के बारे में बात करेगा और उसकी एंजाइटी रिड्यूस करेगा हेल्थ के बारे में बात करके किसी पर्सन के साथ. तो फ्रेंड्स, स्टेज 1 में देखा था कि फिजिकल सिम्टम्स रहते हैं, स्टेज 2 में हमने देखा कि एंजाइटी फियर वो इमोशनल लेवल पे चली जाती है पैथोलॉजी, बट मैनेजेबल है, माइल्ड है. स्टेज 3 पे बहुत ज्यादा इंटेंस और सिवियर पैथोलॉजी होती है इमोशनल लेवल पे, और उसके बाद स्टेज 4 में मेंटल लेवल पे पैथोलॉजी देखने को मिलती है. जब भी मेंटल सिम्टम्स इवोल्यूट होते हैं और स्टेज 4 पे पेशेंट आता है, उसकी पैथोलॉजी बहुत ज्यादा डीप हो चलती है, तब उसकी फिजिकल सिम्टम्स बहुत ज्यादा कम होते हैं और फियर और एंजाइटी भी बहुत ज्यादा कम होती है, राइट. क्योंकि ये स्टेज 4 है, स्टेज 4 में मेंटल सिम्टम्स बढ़ेंगे तो ये सारे सिम्टम्स कम हो जाएंगे, राइट. तो स्टेज 4 पे जो पेशेंट है उसका माइंड वो वीक होता चला जाएगा, मेंटल ब्रेकडाउन होता है कंप्लीटली, फियर डिक्रीज, बट माइंड का जो डिजेनरेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, डिफिकल्टी इन थिंकिंग, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, राइट. वीक हो जाता है पर्सन का माइंड, जिसे सेनिलिटी बोलते हैं. सेनिलिटी में क्या होता है कि वीकनेस आ जाती है, स्पेशली ऑन द मेंटल लेवल. तो सेनिलिटी देखने को मिलती है, एम्बेसिलिटी देखने को मिलती है, फूलिशनेस हो जाता है, क्योंकि पर्सन का माइंड ब्रेकडाउन होता है, बहुत ज्यादा डिजेनरेशन होता है उसमें. इनडिफरेंस टू द कंपनी और सराउंडिंग, जिससे हमने देखा था कि फॉस्फोरस को डिजायर फॉर कंपनी रहता है, नीड फॉर कंपनी रहता है, उसको पर्सन चाहिए, राइट, और वो एंजॉय भी करता है. बट लास्ट स्टेज में आते आते फॉस्फोरस बहुत ज्यादा एवर्जन टू कंपनी हो जाता है और सराउंडिंग हो जाता है. फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा मेडिसिन में प्रोमिनेंट है कि दो ऑपोजिट सिम्टम्स में रेमेडी मेंशन होती है, दो ऑपोजिट रूब्रिक में रेमेडी मेंशन होती है रेपर्टरी में. तो फ्रेंड्स, वो बेसिकली जो इवोल्यूशन ऑफ स्टेज होता है वो पर्टिकुलर रेमेडी का, वो उसकी वजह से दोनों में मेंशन है. फॉर एग्जांपल, फॉस्फोरस डिजायर फॉर कंपनी में भी 3 मार्क है और लास्ट स्टेज पे आते आते पेशेंट इनडिफरेंस टू कंपनी हो जाता है. तो फॉस्फोरस इनडिफरेंट टू कंपनी में भी देखने को मिलेगी आपको, बट इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि यह लेस प्रोमिनेंट है और लास्ट स्टेज में देखने को मिलती है. तो इनडिफरेंस टू कंपनी, सराउंडिंग, राइट, और इस स्टेज में डिफिकल्ट टू प्रिस्क्राइब. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. यहाँ पे कोई प्रोमिनेंट ऐसे फिजिकल जनरल या इमोशनल जनरल जो सिम्टम्स रहते हैं बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट और इंटेंस ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, बहुत ज्यादा पैथोलॉजी डीप होती चली जाती है. और फ्रेंड्स, एक बेसिक सा रूल है कि अगर पैथोलॉजी सुपरफिशियल है तो इतने ज्यादा इंडिविजुअल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको कि आप इजीली प्रिस्क्राइब कर सकेंगे. बट जैसे जैसे पैथोलॉजी डीप होती चली जाएगी वैसे वैसे आपके जो इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, अनकॉमन पेक्युलर सिम्टम्स होते हैं, वो कम होते चले जाते हैं और डिफिकल्ट टू प्रिस्क्राइब होता है, राइट. ऐसा केस डिफिकल्ट टू प्रिस्क्राइब होता है, राइट. तो इस कंडीशन में क्या करने का? तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता चलता है कि पेशेंट स्टेज 4 पे है, राइट, और कोई भी सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे, तो उसकी फ्रेंड्स पास्ट हिस्ट्री देखने की कि आप फैमिली से या उससे पूछेंगे कि ये पैथोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी तो तब आप कैसे थे, जब भी आप हेल्दी थे तब आपको क्या था, आपके क्या इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स रहते हैं. तो उसके बेस पे हमको फिर सोचना है कि कौन सी रेमेडी आएगी, राइट. तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेमेडी में किस तरह का इवोल्यूशन होता है, कैसे पैथोलॉजी डीप चली जाती है, फिजिकल से इमोशन, इमोशन से मेंटल चली जाती है, राइट. ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा प्रिस्क्रिप्शन में. तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा. अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए. अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिए. हम अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई इंटरेस्टिंग मेडिसिन के साथ. तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे विद होम्योपैथी. थैंक यू फ्रेंड्स.